नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम लोगों ने 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का अध्ययन किया है। एक आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय नदी तंत्र और तीसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। और इसमें हमने जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया और उसी श्रृंखला में आज हम बनास की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि बड़े कंपटीशन में मुख्य नदी की सहायक नदियों को ही पूछा जाता है, लेकिन कई एग्जाम में सहायक नदियों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, कहां पे प्रवाहित होती हैं, उनकी क्या विशेषता है और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बात करते हैं बनास की सहायक नदियां यानी कि बनास नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यह जो है राजस्थान का अपवाह तंत्र में यह पूरा बनास नदी तंत्र है। देखिए, यह नदी जो है यह है बनास नदी, जो कि कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और यह नदी है चंबल नदी। अब देखिए, यहां पे समझने की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि बनास की जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक तो है बेड़च, दूसरी है मैनाल, तीसरी है कोठारी, खारी, डाई और मोरल। यह सभी जो है बनास की सहायक नदियां। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली बात है वह है उद्गम से मुहाने की ओर बनास नदी में मिलने वाली सहायक नदियां। अब देखिए, हमने जो है पहले क्रम पढ़ा था उसमें कुछ गलती हो गई है, उसको थोड़ा सा सही कर लेना। सबसे पहले जो है इसमें बेड़च और मैनाल मिलती है बिंगोद नामक स्थान पर। तो जो पिछले क्लास में हमने सहायक नदियों का उद्गम से मुहाने की ओर क्रम पढ़ा, उसमें सबसे पहले हमने कोठारी को लिखा, उसको सही करके क्या कर देना है, पहले बेड़च और मैनाल जो कि बिंगोद नामक स्थान पर मिलती है, उसके बाद है कोठारी जो कि नंदराय नामक स्थान पर मिलती है। इसके बाद जो है वह है
खारी और डाई, यह राजमहल में, यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात भी करें तो बिंगोद जो है वह भीलवाड़ा में है और नंदराय यह शाहपुरा में है, राजमहल यह टोंक में है और उसके बाद है मोरेल, यह सवाई माधव। तो इस तरह से उद्गम से मुहाने की ओर बनास में मिलने वाली सहायक नदियों का जो सही क्रम है वह बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल। तो जो पिछली क्लास में हमने गलती से पहले कोठारी को लिखा फिर बेड़च और मेनाल को लिखा, तो इसको आप जो है अपने विवेक के आधार पे सही कर लेना है। क्लियर हो गया। और इस तरह से बनास में मिलने वाली यह सहायक नदियां, जबकि बनास जो है यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, इसलिए जब हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में बात करते हैं तो बनास को हम चंबल की सहायक नदी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बनास नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं तो बनास को मुख्य और शेष अन्य नदियों को हम बनास की सहायक नदियों के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए बनास की जो सहायक नदियां हैं उनको लेके क्या प्रश्न बनते हैं, तो एक एक नदी का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेड़च, उसके बाद मेनाल, फिर कोटारी, खारी, डाई और मोरेल। जिस क्रम में यहां मिलती है उसी क्रम में हम इनका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बनास की सहायक नदियों का। राजस्थान का अपवातंत्र में बनास नदी की सहायक नदियां, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेड़च नदी। अब देखिए बेड़च नदी का सबसे पहला प्रश्न आता है, वह आता है इसका अन्य नाम। तो बेड़च नदी को जो है आहड़ नदी या आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या हो गया, आहड़ या आयड़ नदी। दूसरा इसका उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वह है गोगुंदा की पहाड़ियां कि यह कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। इसके बाद आता है इसका प्रवाह क्षेत्र। देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कि यहां उदयपुर से निकलती हैं, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में प्रवाहित होती।
इसके बाद इसका समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल जो है वह है बनास नदी बिंगोद भीलवाड़ा, और इसकी जो लंबाई है वह लगभग 180 किलोमीटर, और वह 180 किलोमीटर राजस्थान में ही है। तो इस तरह से हमें बेड़च नदी को लेके उसके अन्य नाम, उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति स्थल और लंबाई को लेके जो पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन बेड़च नदी अपनी विशेषता के कारण सबसे ज्यादा जानी जाती है, और इसका मुख्य कारण है कि बेड़च नदी के किनारे सभ्यता की खोज भी की गई है। तो अब बेड़च नदी की क्या विशेषताएं हैं, एक एक विशेषता के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें बेड़च नदी की विशेषताएं, बेड़च नदी की विशेषता, बेड़च नदी की विशेषताओं में यदि बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ नदी है, जो उदय सागर झील उदयपुर, उदय सागर झील में घिरने के पश्चात बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो एक तो बेड़च नदी जिसका प्रारंभिक नाम आहड़ नदी है, जो उदयपुर में उदय सागर झील में घिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि बेड़च को बेड़च के नाम से जाना जाता है तो उदय सागर झील से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता ताम्रनगरी तथा चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता की खोज की। यानी कि बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता की खोज की, जिसे हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर तांबे के सबसे ज्यादा अवशेष मिले, इसीलिए इसे हम ताम्र नगरी कहते हैं। जबकि गणेश्वर सभ्यता को हम भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता में
या गणेशोत्तर सभ्यता से सबसे पहले तांबे के अवशेष मिले थे, जबकि सर्वाधिक तांबे के अवशेष आहड़ सभ्यता से मिले, इसीलिए इसे हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा, यहीं पर चित्तौड़गढ़ में यानी इसी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता की भी खोज की गई। क्लियर। इसके बाद जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है कि बेड़च तथा गंभीरी नदियों के संगम या किनारे मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कि बेड़च और इसकी सहायक नदी है गंभीरी नदी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम या किनारे मेसा का पठार है और उस मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, जिसे हम राजस्थान का सिरमौर भी कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? हम कहते हैं मेसा के पठार पर। लेकिन प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे तो है, लेकिन यह कौन सी नदियों के किनारे या संगम पर है? तो बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे, इसीलिए इसे हम जल दुर्ग की श्रेणी में भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें बेड़च नदी की विशेषताएं जो विशेष रूप से इतिहास के दृष्टिकोण से पूछे जाने की संभावना है। क्लियर। और कई बार जब बांध की बात आती है तो बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बांध भी बना हुआ है। यह भी ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बांध बेड़च नदी पर स्थित है। वास्तव में तो घोसुंडी का प्रश्न जो है विशेष रूप से शिलालेख को लेके यानी इतिहास के दृष्टिकोण से पूछा था, लेकिन घोसुंडी बांध यदि पूछ ले तो वह चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर स्थित है। तो इस तरह से हमें बेड़च नदी और उसकी सहायक नदियों को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बेड़च के बाद में जो सहायक नदियां हैं उनमें है मैनाल नदी। तो बात करते हैं मैनाल नदी की। देखिए, मैनाल नदी इसका कोई अन्य नाम नहीं है, केवल इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वह है बेंगू उद्गम स्थल बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है और इसका समाप्ति स्थल
बनास नदी बिंगोद यानी कि 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। एक तो इसका उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और इसका समाप्ति। इसके बाद इसकी जो विशेषता है वह एक ही विशेषता है कि यह नदी जो है भीलवाड़ा में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे हम मैनाल जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यानी कि मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में मैनाल जल प्रपात स्थित है। यह ध्यान रखना कि मैनाल जलप्रपात यह मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। अब हमने जो दो नदियों का अध्ययन किया, बेड़च और मैनाल, यह बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली, राइट हैंड साइड में मिलने वाली नदियां हैं। यह भी क्लियर कर देना कि बेड़च नदी तथा मैनाल नदी बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि दाईं ओर का मतलब है राइट हैंड साइड से, कि जिस दिशा में नदी बह रही है यदि उसकी ओर अपन मुंह करेंगे तो जो राइट हैंड साइड से मिलेगी वो दाईं ओर से मिलेगी, जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी वह बाईं ओर से मिलती है। तो बनास में ये दोनों नदियां हैं जो बेड़च और मैनाल है, यह दाईं ओर से मिलती है। बाकी शेष सभी नदियां जो है वह बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। तो अब बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है, तो देखिए बेड़च और मैनाल के बाद में तीसरी जो प्रमुख नदी है वह है कोठारी नदी। और कोठारी नदी को लेके बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी नदी का कोई अन्य नाम नहीं है। देखिए सबसे पहले तो कोठारी नदी को लेके क्या पूछा जाता है, कोठारी नदी को लेके जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न बनता है इसका उद्गम स्थल। इसका जो उद्गम स्थल है वह है दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। दिवेर जिसे हम मेवाड़ के मैराथन के रूप में जानते हैं कि दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, जो कि दिवेर नामक स्थान पर हुआ था, जहां कहां पर है, राजसमंद। वहां जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम दिवेर की पहाड़ियां कहते हैं। तो दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है, राजसमंद। और वहीं से यह नदी निकलती है, कौन सी, कोठारी। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र,
प्रवाह क्षेत्र का मतलब है यह कौन कौन से जिलों में बहती है। तो देखिए यहां राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से यहां शाहपुरा तक जाती है। और शाहपुरा में एक स्थान है नंदराय, नंदराय नामक स्थान पे जाके यह किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, यानी कि इसका समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल है बनास नदी पहले हम दो ही जिले पढ़ते थे, राजसमंद और भीलवाड़ा, लेकिन जब भीलवाड़ा से शाहपुरा को अलग जिला बनाया गया तो अब इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में। क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि कोठारी नदी की क्या विशेषताएं हैं। तो कोठारी नदी की विशेषताओं को लेकर 2 तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कोठारी नदी के किनारे मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का एक स्थल बागोर की खोज की, जहां पे भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं विशेषता की कि कोठारी नदी की विशेषता, कोठारी नदी की विशेषताओं में बात करें तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता की खोज की, जहां मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। एक तो ध्यान रखना कि राजस्थान में बागोर जो है यह मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है, जहां पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि कोठारी नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे हम मेजा बांध कहते हैं, जो भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। तो इस तरह से हमें कोठारी नदी की विशेषताओं में 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती। अब कोठारी नदी के बाद में बनास की जो सहायक नदियां हैं उसमें डाई और खारी नदी है। तो बात करते हैं खारी नदी की और डाई नदी की कि वहां से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं खारी नदी। सबसे पहला पॉइंट है इसका उद्गम स्थल।
इसका जो उद्गम स्थल है वह है विजराल ग्राम की पहाड़ियां। यहां विजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र काफी परिवर्तित हुआ है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी और टोंक है। राजसमंद से यह निकलती हैं। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा, फिर ब्यावर, केकड़ी और उसके बाद यह कहाँ जाती हैं, टोंक। तो इस तरह से यह पूरा जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है कि यह राजस्थान के वर्तमान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है, जबकि पहले यह केवल 4 जिलों में ही प्रवाहित होती थी, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में। लेकिन जब शाहपुरा, ब्यावर और केकड़ी नए जिले बने तो यह नए जिलों में प्रवाहित हो रही है। और इसका जो समाप्ति स्थल है समाप्ति स्थल है इसका बनास नदी राजमहल। यहां जो है राजमहल नामक स्थान है टोंक में, वहां पर जाकर यह बनास में मिल जाती है। और इसकी जो विशेषता है वह एक ही विशेषता है कि खारी नदी पर ब्यावर में नारायण, सागर बांध स्थित है। तो जो नारायण सागर बांध पहले हम अजमेर के अंतर्गत पढ़ते थे, वह अब कहां है, ब्यावर में खारी नदी पर स्थित है। क्योंकि अब खारी नदी अजमेर नहीं प्रवाहित होती है, अब वह ब्यावर और केकड़ी जिलों में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमें खारी नदी को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके बाद खारी के साथ एक और नदी इसमें मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, डाई नदी। तो बात करते हैं डाई नदी की। डाई नदी की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल है इसका मध्य अरावली अजमेर। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है इसका प्रवाह क्षेत्र। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है अजमेर, केकड़ी और टोंक। यह 3 जिलों में बहती है। और इसके बाद इसका समाप्ति स्थल। इसका जो समाप्ति स्थल है वह है बनास नदी
राजमहल टोंक। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है, केवल यही है कि बनास, खारी और डाई यह तीनों राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यानी कि राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई नदियों का त्रिवेणी संगम है। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है। इसके बाद एक और बनास की सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं मोरेल नदी। अब मोरेल नदी की यदि बात करें तो इसका उद्गम स्थल कि कहां से यह निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल है चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण। चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से यहां निकलती है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है जयपुर ग्रामीण, दौसा और सवाई माधोपुर। यह 3 जिलों में बहती है, जयपुर ग्रामीण में, वहां से दौसा और दौसा के बाद में यह सवाई माधोपुर। और इसका जो समाप्ति स्थल है इसका समाप्ति स्थल है वह है बनास नदी सवाई माधोपुर। यानी कि यह सवाई माधोपुर में आकर बनास नदी में मिल जाती। और इसकी विशेषता नहीं है, केवल एक पॉइंट याद रखना कि इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम मोरेल बांध कहते हैं, वह सवाई माधोपुर में है। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। तो इस तरह से हमें बनास की सहायक नदियां विशेष रूप से बेड़च, मैनाल, कोठारी और उसके अलावा खारी, डाई और मोरेल नदियों को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर बात की। हालांकि यहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यदि कोई एकाध भी प्रश्न पूछ ले तो हमारा परीक्षा की दृष्टि से गलत नहीं हो, इसीलिए हम बनास की सहायक नदियों को अलग से अध्ययन करते हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जो पिछली क्लास में हमसे एक छोटी सी गलती हुई है कि जब हम उद्गम से मुहाने की और बनास की सहायक नदियों का क्रम लिखते हैं तो उसमें कोठारी को पहले लिखा हुआ है, जबकि पहले बेड़च और मैनाल आएगी, उसके बाद कोठारी आएगी, फिर डाई और खारी आएगी और सबसे अंत में कौन सी आएगी, वह मोरेल नदी आएगी। तो इस तरह से यह सभी जो है बनास की क्या थी, सहायक नदियां, जिनके बारे में हमने
विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।